नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट नॉलेज इन हिंदी में। अपनी सीरीज चल रही है जो रीट में 60 क्वेश्चन आते हैं सामाजिक अध्ययन से, उनके सुपर टेस्ट पेपर की। तो 3 सुपर टेस्ट पेपर और 10 टेस्ट पेपर अपलोड हो चुके हैं। वो आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे, मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करते जाइएगा। आपके कितने राइट होते हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? कौन से? तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अन्यास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, या प्राणियों की हिंसा का निषेध या अहिंसा। तो इन कूट का प्रयोग करते हुए बताइए कौन कौन से सही है, कौन कौन से विद्यमान थे दोनों में समान रूप से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर बी, सी और डी। बी, सी और डी ये दोनों में समान है, ये समान नहीं है। ये तीनों हैं वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थान से सबसे अधिक संख्या में और विविधतापूर्ण प्राचीन भारतीय औद्योगिक उत्पाद प्राप्त हुए? बसाड़, उज्जैनी, कौशाम्बी या सिरकप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिरकप। हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था, किसके शासनकाल में किया था हुणों ने भारत पर आक्रमण? कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में या अशोक के शासनकाल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली धातु थी। सिंधु घाटी के लोग सबसे ज़्यादा क्या प्रयोग करते थे? तांबा, कांसा, सोना या टिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कांसा। महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थी, निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है वो आपको बताना है। विज्ञानवाद और स्थिरवाद, माध्यमिका और योगाचार, महासंघिक और थेरवाद, आचार्यवाद और सर्वस्तिवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, माध्यमिका और योगाचार। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता? किसको उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? आयुर्वेद को, यजुर्वेद को, गंधर्व वेद को या शिल्प वेद को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यजुर्वेद को है जो उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है, ये वेद में आता है। ठीक है। द्रोण एक माप था, किसका था? अनाज के लिए, तरल वस्तुओं के लिए, कीमती धातुओं के लिए या ऊंचाई के लिए? द्रोण किसका माप था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अनाज के लिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क, अशोक, महाकश्यप उपाली या चंद्रगुप्त? तो ये वही है तृतीय बौद्ध संहिता। तो किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से असंगत तथ्य को चुनिए। आपको बताना है इसमें से असंगत कौन सा है। एक तरफ है रचना और दूसरी तरफ है लेखक। अमरकोश के अमर सिंह, कीर्ति कौमुदी के सोमदेव, गीत गोविंद के जयदेव और ललित विग्रहराज के विग्रहराज चतुर्थ। तो इसमें असंगत कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ललित विग्रहराज। ये विग्रहराज चतुर्थ का नहीं है, ललित विग्रहराज किसका है? तो ये है सोमदेव का। ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ इन्होंने तो क्या लिखा था? हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक की रचना की थी विग्रहराज चतुर्थ ने, और ललित विग्रहराज है वो किसका है? सोमदेव का। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1983 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, क्या था? क्या उद्देश्य था वो आपको बताना है। जहाँ तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना, देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी
समझा जाता था। प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देसी भारतीयों को उनमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, या आर्म्स एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जहाँ तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय और यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना, ये इस बिल का उद्देश्य था। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम का रचयिता है कौन है? दादू दयाल, मलुकदास, कबीर या तुलसी? तो इनके रचयिता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा बी, मलुकदास। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? दादा भाई नारोजी को, बाल गंगाधर तिलक को, लाला लाजपत राय को या चंद्रशेखर आज़ाद को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। और इनकी एक पुस्तक भी है, कौन सी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून, सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, राज्य हड़पने का सिद्धांत। तो 1856 में कौन कौन से कानून पारित हुए थे उनके बारे में आपको बताना है। नीचे जो कूद दिए इनमें से आपको चयन करना है कौन कौन से हुए थे, वो बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो ही कानून थे। कौन सा? एक तो हुआ था धार्मिक अयोग्यता कानून और दूसरा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। ठीक है, तो ए और सी यानी कि 1 नंबर ये राइट हो जाएगा। ओदक दुर्ग किसे कहते हैं? कौन सा? ओदक दुर्ग किसे कहते हैं? पहाड़ी पर बना दुर्ग, चारों ओर जल से घिरा दुर्ग, चारों ओर खाई से घिरा दुर्ग या चारों ओर मरुस्थल से घिरा दुर्ग? तो ओदक दुर्ग किसे कहते हैं? चारों ओर जल से घिरा दुर्ग है वही कौन सा दुर्ग कहलाता है? ओदक दुर्ग। जल दुर्ग का ही अन्य नाम है क्या? जल दुर्ग का ही अन्य नाम क्या होता है? ओदक दुर्ग होता है। ठीक है। मेड़ता को राजधानी बनाने वाले प्रतिहार शासक था कौन था? मेड़ता को अपनी राजधानी किसने बनाई थी? नागभट्ट प्रथम, भोजराज, नागभट्ट द्वितीय या वत्सराज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नागभट्ट प्रथम। मेड़ता को राजधानी बनाने वाले प्रतिहार शासक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। बीजक की पहाड़ी व महादेव जी की डूंगरी किस पुरातात्विक स्थल से संबंधित है? कौन सी? बीजक की पहाड़ी और महादेव जी की डूंगरी। महादेव जी की डूंगरी से पता नहीं चले तो बीजक की पहाड़ी से तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये किस पुरातात्विक स्थल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, बैराट। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? बीरबल सिंह को, अमरचंद बांठिया को, पंचम सिंह को या सत्र सिंह को? तो राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है अमरचंद बांठिया को। ईस्ट इंडिया कंपनी पर द्वैत शासन की स्थापना हुई 1784 एक्ट से, 1793 के एक्ट से या 1773 के एक्ट से या 1919 के एक्ट से? ईस्ट इंडिया कंपनी पर द्वैत शासन की स्थापना किस एक्ट से हुई थी? उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1919 के एक्ट से। ठीक है। राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय यह किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? किसने कहा था? महाराणा भीम सिंह, महारावल चंद्रवीर सिंह या महाराणा उदयभान सिंह या महारावल राम सिंह द्वितीय? तो ये किसने कहा था? महारावल चंद्रवीर सिंह ने क्या कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। और ये कहाँ के थे? बांसवाड़ा के महारावल। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? राष्ट्रपति है, भारत के लोग है या सर्वोच्च न्यायालय या सरकार? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, भारत के लोग। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारत के लोग। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है कौन से? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा का परित्याग करना, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा सी, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। ये भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में मध्य स्तर की पंचायत कौन सी? पंचायत समिति में नियुक्त सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी का पद नाम क्या है? कौन होता है सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी पंचायत समिति में? आयुक्त, खंड विकास अधिकारी या प्रधान या सचिव? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, खंड विकास अधिकारी या जिसे बीडीओ कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता? बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा, प्रतिषेध या परमादेश? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निषेधाज्ञा। ये है सो सर्वोच्च न्यायालय प्रलेख जारी नहीं कर सकता। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध और परमादेश ये तीनों जारी कर सकता है। शून्यकाल क्या है? शून्यकाल क्या है? जब सदन में विपक्ष के प्रस्तावों पर विचार होता है। आराम का समय है, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है, या जब लोकसभा में भोजन किया जाता है। तो शून्यकाल क्या है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है, वही क्या है? शून्यकाल। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियां हैं? पूर्ण वीटो है, पॉकेट वीटो है, निलंबित वीटो है या उपयुक्त सभी? तो भारत के राष्ट्रपति के पास में कौन सी वीटो है? तो उपयुक्त सभी, ये तीनों। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ब्रिकफील्डर, नॉर्वेस्टर, ट्रिमोटेन या चिनूक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, नॉर्वेस्टर। दो शहरों, कौन सा? शहर ए 30 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री पश्चिम में, और शहर बी 30 डिग्री उत्तर में तथा 80 डिग्री पश्चिम के बीच कालांतर कितना होगा? यानी कि एक शहर है वो 30 डिग्री उत्तर में और 60 डिग्री पश्चिम में स्थित है, और दूसरा है 30 डिग्री उत्तर में और 80 डिग्री पश्चिम में। इनके बीच में समय का अंतर कितना होगा वो पूछ रहा है। तो आपको सीधा सा ध्यान लगाना, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था आपको। तो इनमें 1 डिग्री देशांतर से दूसरी डिग्री देशांतर में सूर्य को जाने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का। ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए, तो 30 है ही उत्तर में, और पश्चिम में डिफरेंस कितना है, कितनी डिग्री का है? तो 20 डिग्री का है। ठीक है, 20 डिग्री का अंतर हो गया, 4 मिनट का समय लगता है, तो 4 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 80। अब अगर घंटों में पूछे तो 60 का भाग दे दीजिए, तो 1 घंटा 20 मिनट आ जाएगा, और अगर सीधा मिनट में दे रखा है तो कितना आ जाएगा? 80 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? किसमें? हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान का मैदान, पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश, या दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश और हिमालय प्रदेश, या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृत्त मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। तो भारत को किस भौतिक प्रदेश में विभाजित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृत्त मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश और सागर तटीय प्रदेश। इन भौतिक प्रदेशों में भारत को विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कौन सी? सलाल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब? तो ये किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? कौन सा खनिज? यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट या एंटीमनी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, थोरियम। किसमें? थोरियम है जो भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है भंडार की दृष्टि से। निम्नलिखित राज्य समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? पंजाब और तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, या पश्चिम बंगाल और पंजाब? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ए पंजाब और तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मरुस्थल को शेष राजस्थान से अलग करने वाली समवर्षा रेखा है। मरुस्थल को कौन सी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर वर्षा या 50, 75 या 80, कौन सी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है, जबकि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। कौन सा? एक तो हो जाएगा शुष्कतम और दूसरा अर्ध शुष्कतम। ठीक है, तो ध्यान में रखिए। कहता मौसम में औसत जोत का आकार कितना है? भारत में औसत जोत का आकार कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 1.23 हेक्टर। ठीक है, निम्नलिखित में से वह नदी जिसका प्रवाह चित्तौड़गढ़ जिले में नहीं होता? बनास, गंभीरी, खारी, बेड़च, कौन सी नदी है जिसका प्रवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़ जिले में नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी खारी नदी। कौन सी? खारी। और ये खारी किसकी सहायक है? तो ये बनास की सहायक नदी है। कौन सी? खारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राजस्थान में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है किस क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए पूर्वी क्षेत्र में। राजस्थान में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। सिंचाई से मैं बता देता हूँ आपको, कुओं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई है वो की जाती है जयपुर व अलवर में, और नहरों से सिंचाई सर्वाधिक वो की जाती है श्री गंगानगर में, तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है भीलवाड़ा में, झीलों से सर्वाधिक सिंचाई है वो कहाँ की जाती है? उदयपुर में, और झरनों से हो जाएगा बांसवाड़ा। ठीक है, अगर आपको केवल नलकूपों से पूछे, केवल अगर कुओं व नलकूपों से पूछ ले तो हो जाएगा जयपुर व अलवर, लेकिन अगर आपको केवल नलकूपों से पूछे तो होगा भरतपुर, और केवल कुओं से पूछे तो होगा जयपुर। ठीक है, तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जालौर निम्न में से किसके उत्पादन में अग्रणी है? बेदाना अनार, जीरा व इसबगोल, अरंडी व टमाटर या उपयुक्त सभी? तो जालौर है वो इन सभी में अग्रणी है उत्पादन की दृष्टि से। ठीक है, बेदाना अनार, जीरा इसबगोल और अरंडी टमाटर। राजस्थान में सबसे पहला वनस्पति घी उद्योग कहाँ स्थापित हुआ? अलवर, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा? तो कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी भीलवाड़ा में। राजस्थान से सर्वाधिक उत्पादित विद्युत का स्रोत है कौन सा? किससे होती है? जल, पवन, सौर या कोयला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। डी राइट हो जाएगा, कोयला। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित विद्युत किससे होती है? कोयला से। राजस्थान का डाबला सिंगाना क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? डाबला सिंगाना। तांबा, लोहा, चांदी, सोना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? कौन सा? राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 2000 में। कब किया गया था? 2000 ईस्वी में। राज्य उपभोक्ता आयोग का क्षेत्राधिकार है? संबंधित राज्य, एकाधिक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या संपूर्ण भारत? तो राज्य उपभोक्ता आयोग का क्षेत्राधिकार है वो संबंधित राज्य से है। ठीक है, उसी राज्य में। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खैराबाद नाम दिया गया, किसको दिया गया था खैराबाद नाम? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो चित्तौड़गढ़ को, रणथंभौर को, जालौर को या सिवाना को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सिवाना को। ठीक है, अब राजस्थान में कई ऐसे हैं जिनका नाम बदल करके दूसरा दे दिया था। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ का नाम दिया था खिजराबाद। किसने दिया था? वही AK-47 यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने।
और सिवाना, इसको तो पता ही है, खैराबाद नाम दिया था, और वो भी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। जालौर का नाम बदल कर दिया था जलालाबाद। क्या किया था? जलालाबाद। और ये भी नाम किसने दिया था? तो AK यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने। उदयपुर का नाम बदल कर दिया गया था मुहम्मदाबाद, और ये किसने किया था? ये किया था अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। ठीक है। और आमेर का नाम बदल कर दिया था मोमिनाबाद। किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। और गागरोन का नाम बदल कर दिया था मुस्तफ़ाबाद। किसने? महमूद खिलजी ने। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा, जो राजस्थान में नाम बदले गए हैं, किस किस के द्वारा बदले गए और किसके क्या नाम बदले गए, वो भी ध्यान में रखिएगा। रामलाल, अली रजा व हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र शैली से संबंधित है? मारवाड़ चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली, अलवर चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर चित्रशैली। कौन सा हो जाएगा? बीकानेर चित्रशैली। द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक है वल्लभाचार्य, निम्बार्क, माधवाचार्य, रामानंद। तो द्वैताद्वैतवाद है, उस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निम्बार्क। कौन हो जाएगा? निम्बार्क। जयपुर में गधों का मेला कब बढ़ता है? जयपुर में गधों का मेला कब बढ़ता है? आसोज में, फाल्गुन में, कार्तिक में, मावठ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, आसोज में। लोक देवता तालीनाथ नहीं है, तल्लीनाथ है। ठीक है। तल्लीनाथ जी का प्रधान मंदिर स्थित है, कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर, पांचोटा जालौर, फलोदी जोधपुर या गढ़ा बीकानेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांचोटा जालौर में है तल्लीनाथ जी का प्रधान मंदिर। राजस्थान का रजवाड़ी गीत केसरिया बालम किस राग में गाया जाता है? कौन सा? केसरिया बालम। पीलू, मांड, सारंग या मोड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मांड राग में गाया जाता है। सर्वाधिक साकों वाला दुर्ग है, सर्वाधिक साकों वाला दुर्ग है, कौन सा? गागरोन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या जालौर दुर्ग। तो सर्वाधिक साकों वाला दुर्ग कौन सा हो जाएगा? सी, चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ साके कब कब हुए और उस समय किसने केसरिया किया और किसने जौहर किया था और कौन आक्रमणकारी था। तो इसमें पहला साका हुआ था कब? 1303 ईस्वी में। आक्रमणकारी कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी, वही AK-47 अलाउद्दीन खिलजी। केसरिया किया था रावल रतन सिंह ने और जौहर किया था पद्मिनी ने। कब हुआ था प्रथम साका? 1303 ईस्वी। दूसरा हुआ था 1534 ईस्वी में। केसरिया किया था रावत बाग सिंह ने और जौहर किया था कर्मावती ने। और आक्रमणकारी कौन था? गुजरात का बहादुर शाह। तीसरा साका हुआ था 1568 ईस्वी में और केसरिया किया था जयमल पत्ता ने और जौहर किया था फूल कंवर ने और आक्रमणकारी था अकबर। कौन था? अकबर। तो ये 3 साके हैं, ध्यान में रखिएगा। तो सर्वाधिक साकों वाला दुर्ग कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। किस शासक ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए? किस शासक ने? स्वाई मान सिंह, स्वाई माधो सिंह द्वितीय, स्वाई जय सिंह या महाराणा उदय सिंह। तो स्वाई माधो सिंह ने 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम कौन सी नदी बनाती है? माही, चंबल, बनास, खारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बनास नदी। देख लीजिए, बता देता हूँ मैं आपको। बनास, बेड़च और मैनाल, ये त्रिवेणी संगम बनता है कहाँ? बिगोद, भीलवाड़ा में। दूसरा बनास, खारी और डाई, कौन सी? बनास, खारी और डाई, ये नदियाँ बनाती है कहाँ पे? देवली, टोंक में। और तीसरा त्रिवेणी संगम बनता है बनास, चंबल और सीप नदी का, वो भी कहाँ पे? रामेश्वर, स्वाई माधोपुर में। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अब है शिक्षण वीडियो के क्वेश्चन। विद्यालय में शिक्षक द्वारा
सक्षम वातावरण बनाने के लिए किन बातों का पोषण करना चाहिए? किन बातों का? सामाजिक विविधता के प्रति सम्मान का, बच्चों के अधिकारों और गरिमा के प्रति सजगता के भाव का, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता व आदर का भाव, या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है, क्या है? विषय का ज्ञान, शिक्षण पद्धतियों का ज्ञाता, सहायता सामग्री का उपयोग करने वाला, या सामाजिक सक्रियता? तो सामाजिक विज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या है? सामाजिक सक्रियता। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे क्या नहीं करना चाहिए? तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, विशेष ध्यान के लिए उन्हें अपने समकक्षियों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विशेष ध्यान देने के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, ये नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी अनोन्य यानी कि पारस्परिक अधिगम की विशेषताएं है? सक्रिय शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करता है। शिक्षिका विद्यालय में कार्य करते हुए अपनी शिक्षा को पूरा करती हैं। सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। भूलने के कारणों को संबोधित करते हुए सीखना अग्रसरित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा सी, यानी कि सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी है, उन्हें कैसे पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा, सी राइट हो जाएगा। गामक कौशल संबंधित समस्या नहीं है, किससे? गामक कौशल, गेंद को पकड़ने में असमर्थता, पेंसिल को सही ढंग से नहीं पकड़ना, अनियंत्रित चाल या अक्षरों में भेद नहीं कर पाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, अक्षरों में भेद नहीं कर पाना, ये गामक कौशल संबंधी समस्या नहीं है। अधिगम की क्षमता किस कारक पर निर्भर करती है? सीखने वाला स्वयं, अधिगम सामग्री, अधिगम विधियां, या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? तो तरीका देख लीजिए। विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान तथा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। आदिम जनजाति शिल्पकृतियों और पोशाकों को प्रदर्शित करना। आदिम जनजाति के विद्यार्थियों से कहना कि वे अपनी जनजाति के बारे में बताएं और पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के साथ उसे जोड़ना। स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को उजागर करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनके अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे लड़के लड़कियों के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं कर सके। टीम शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा पुरुष और महिला अध्यापकों को शामिल करना चाहिए, या प्रख्यात और विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित करके लैंगिक संवेदनशीलता पर सेमिनार आयोजित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अध्यापकों को केस अध्ययन करने के लिए कहना चाहिए तथा उनके अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिए। ब्लूप्रिंट का दूसरा नाम क्या है? आरेख पत्र है, आधार पत्र, जांच पत्र, या स्तर माप? तो ब्लूप्रिंट है, उसका अन्य नाम क्या होता है? आधार पत्र। ठीक है, तो ये 60 क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे वो आप ज़रूर बताइएगा और आपके कितने राइट हो रहे हैं वो भी आप कमेंट करके
ज़रूर बताइएगा। और पहले जो सुपर टेस्ट पेपर आपने नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।